आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी जो है उसमें डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो इन सारी बातों का आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो तो बहुत लंबी बनेगी, इसलिए इसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी है उसको हम एक एक करके क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी बनेगा। तो आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं उसको देखेंगे और इनकी जो बेसिक है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के टू कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स। और ये दो कंपोनेंट्स मिलकर ही डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। ये दो कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन एलिमेंट्री कैनाल, अनदर वन डाइजेस्टिव ग्लैंड। फर्स्ट वन एलिमेंट्री कैनाल, अनदर वन डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग एक दूसरे नाम जीआईटी भी देते हैं। जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल को जीआईटी के नाम से भी जानते हैं। और ये दो कंपोनेंट्स, पहला एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी, सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दोनों मिलकर ही डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो दो कंपोनेंट्स हम देखें, पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसकी जो पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल में ढेर पार्ट आते हैं, जैसे माउथ है, जिसे ओरल कैविटीज बोलते हैं। ओरल कैविटीज में पैलेट है, टंग है, टीथ है, डेंटाइन्स है। उसके बाद फेरिंग्स है, ओसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये जितने पार्ट बोले सबका एक एक सेपरेट वीडियो हम डालेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में जैसे सिलेवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इंटेस्टिनल ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है। तो इन सब का जो एनाटॉमिकल है, क्या इनका फिजियोलॉजिकल वर्क है, सारा हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इनको स्टार्ट करने से पहले हम इनकी जो कुछ बेसिक है कि डाइजेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो विकास हुआ ये कहां से हुआ, आखिर हमें डाइजेशन स्टार्ट कैसे हुआ, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इन सारी बातों का जो है उनको हम पहले चर्चा कर लेते हैं। इनकी जो बेसिक है उनको एक बार हम देखेंगे। तो सबसे पहले है कि कोई भी ह्यूमन हो या एनिमल, उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। और उस न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने के लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और जिसके बाद वो डाइजेशन करते हैं और उससे अब्जॉर्प्शन करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है बेसिक, एक न्यूट्रिशन। आखिर ये न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है? तो इसको हम सिंपल से बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल प्रोसेस बाय व्हिच बॉडी ऑब्टेन्स दोज सब्सटेंस व्हिच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। कहने का अर्थ हुआ कि बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए
किसी भी एसेंशियल सब्सटेंस को जो हमारी बॉडी जिन प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेंड करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, उन सारी प्रोसेस को ही हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इनमें जो एसेंशियल सब्सटेंस जो भाग लेते हैं उसे न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और ये न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो और एक मिक्रो। माइक्रो में जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, और मिक्रो में वाटर, विटामिन, मिनरल्स आते हैं। ठीक, तो पहले हम न्यूट्रिशन को देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन अभी जस्ट हम बोले, जैसे कि सम ऑफ ऑल प्रोसेस, सम ऑफ ऑल प्रोसेस, सम ऑफ ऑल प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच, जिसके द्वारा बॉडी ऑब्टेन्स दोज substance which are essential for growth and development, which are essential for growth and development. सम ऑफ ऑल प्रोसेस, वे सारी क्रियाएं, बाय विच बॉडी ऑब्टेन्स, जिनके द्वारा बॉडी ग्रहण करता है, दोज सब्सटेंस, वे पदार्थ, वे सब्सटेंस, विच आर एसेंशियल फॉर, जो एसेंशियल है, जो आवश्यक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इतना तक क्लियर? तो ये जो एसेंशियल सब्सटेंस है, एसेंशियल सब्सटेंस, यही न्यूट्रिएंट कहलाता है। एसेंशियल सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। एसेंशियल सब्सटेंस क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, इट प्रोसेस एसेंशियल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि न्यूट्रिशन में जो एसेंशियल सब्सटेंस आते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। तो इट प्रोसेस एसेंशियल सब्सटेंस called nutrient। ठीक। अब है ये न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी जस्ट हम बताए कि न्यूट्रिएंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो और एक मिक्रो। तो न्यूट्रिएंट्स आर 2 टाइप्स, मिक्रो एंड माइक्रो। न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप, माइक्रो, मिक्रो। अब माइक्रो में अभी हम बताए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, और मिक्रो में वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स। तो न्यूट्रिशन समझ में आ गया। और न्यूट्रिएंट्स क्या है? अब है कि ये न्यूट्रिशन हम लोग या कोई भी जीव कैसे करता है। कोई भी, अब एक ह्यूमन है या कोई एनिमल्स है या कोई प्लांट्स है, तो वो कैसे ग्रहण करता है।
तो इनके आधार पर जो जितने भी एनिमल्स हैं, प्राणी हैं, उनको डिवाइड किया गया है। तो उस बेसिक जितना भी है सारी को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो यहां पे एक वर्ड आता है ऑटोट्रॉफिक, क्या है, हेट्रोट्रॉफिक क्या है। तो पहला मेरा है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, तो ऑटोट्रॉफिक क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफिक दोज एनिमल्स which synthesis food, those animal which synthesis food, जो प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाए, यानी कि ऑटोट्रॉफ जो है अपना फूड, अपना भोजन खुद सिंथेसाइज करते हैं, जैसे ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी हरे पौधे हैं सब ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा एक वर्ड आता है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? डिपेंड्स ऑन प्री सिंथेसाइज्ड फूड। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? वे प्राणी या वे एनिमल जो पहले से निर्मित भोजन पे आश्रित हो या किसी दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता हो। तो इसको हम बोल सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक्स को डिपेंड्स ऑन प्री, पहले से, जो पहले से बनाया हुआ भोजन है उस पे डिपेंड करेगा, जैसे ह्यूमन बींग्स। तो ये जो है हेट्रोट्रॉप्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होलोट्रॉपिक, एक सेप्रोट्रॉपिक। एक होलोट्रॉपिक, एक होलोट्रॉपिक, एक सेप्रोट्रॉपिक। एक होलोट्रॉपिक और दूसरा सेप्रोट्रॉपिक। इसके बाद है कि फीडिंग हैबिटेट के आधार पर भी जीवों को बांटा गया है। तो अब हम देखते हैं कुछ फीडिंग हैबिटेट क्या होता है। फीडिंग हैबिटेट जैसे कि एक है होलोजोइक, जो एनिमल लाइक है, होलोफाइटिक है, प्लांट लाइक, पैरासिटिक है, इंसेक्टिवोरस, लार्विवोरस, वरेशियस, कैनिवोरस, सेंग्विवोरस, ये सारी फीडिंग हैबिटेट है। जैसे फीडिंग हैबिटेट में हम अभी बोले फीडिंग हैबिटेट। तो फीडिंग हैबिटेट पे देखते हैं जो विभिन्न टाइप के होते हैं, जैसे होलोजोइक, होलोफाइटिक। होलोजोइक जो एनिमल लाइक है, होलोफाइटिक प्लांट लाइक। उसके बाद होलोजोइक, होलोफाइटिक, पैरासिटिक, तो फीडिंग हैबिटेट में देखते हैं, जैसे कि पहला है होलोजोइक एनिमल लाइक, होलोफाइटिक प्लांट लाइक, पैरासिटिक इसमें क्या होता है, जैसे होस्ट हो और पैरासाइट्स दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में होते हैं। उसके बाद है इंसेक्टिवेरस जैसे कि जो इंसेक्ट को फीड करता हो। इंसेक्ट लार्विवोरस जो लार्वा को फीड करता हो। उसके बाद है वेरोसियस
जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो, जो बहुत ज्यादा फूड गेन करता हो, जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो, ज्यादा फूड ग्रहण करता हो, उसे क्या बोलते हैं? वेरोसियस। उसके बाद है कैनिबॉलिज्म। कैनिबॉलिज्म जैसे कि हमारे एंसेस्टर थे जावा मैन, पैंकेज मैन, तो ये सारे कैनिबॉलिज्म थे। जैसे अभी कॉकरोच है, स्नेक है। उसके बाद है सैंगनीवोरस। सैंगनीवोरस फीडर जो कि ब्लड चूसता हो, जो कि जैसे लीच, मॉस्क्यूटो जो कि ब्लड को फीड करता हो। तो ये सारे थे। इसके बाद है एक और आता है फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर जो फूड को फिल्टर करके गेन करता हो, फिल्टर फीडर कहलाता है। आगे क्या है? फिल्टर फीडर। एक है फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर क्या होता है? फीड अपन माइक्रो फूड पार्टिकल्स एंड रिजेक्ट माइक्रो फूड पार्टिकल। ये जो फिल्टर फीडर है ये क्या करते हैं? फीड अपन माइक्रो फीड पार्टिकल्स एंड रिजेक्ट मैक्रो फूड पार्टिकल्स। ये क्या करेगा? छोटे छोटे जो जीव हैं, पार्टिकल्स हैं, पैरासाइट हैं, उसको ये गेन करेगा, मिक्रो को और माइक्रो को रिजेक्ट कर देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फीड अपन मिक्रो फूड पार्टिकल, एंड रिजेक्ट माइक्रो पैरासाइट या माइक्रो पार्टिकल्स। यानी कि फिल्टर फीडर क्या करते हैं? मैक्रो फूड को गेन करेगा और माइक्रो को रिजेक्ट करेगा। तो क्या कहलाते हैं? फिल्टर फीडर। जैसे कि यूनियो फ्रेश वाटर मसल्स, पैरामेशियम स्पंज, यूनियो को फ्रेश वाटर मोलस भी कहते हैं। फिल्टर फीडर का एग्जांपल यूनियो, पैरामेशियम, स्पंज, इसी। इसके जस्ट एक बाद है मिक्सोट्रॉपिक फीडर जैसे कि यूग्लिना हुआ। डेट्रिटस फीडर है जो कि डेट्रियस फूड को कंज्यूम करता है। उसके बाद कोप्रोफेगस है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को पुनः डाइजेस्ट करता है, यानी कि उसमें एक बार डाइजेशन की क्रिया पूर्ण नहीं होती है, वो 2 चरण में फूड को डाइजेस्ट करती है, जैसे रेबिट। तो फिल्टर फीडर के आधार पर होलोजोइक, होलोफैटिक, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, लार्विवोरस, वेरोसियस, कैनिबॉलिज्म, सैंगनीवेरस, फिल्टर फीडर का एग्जांपल जो बोले यूनियो, स्पंज, पैरामेशियम। उसके बाद एक बोले मिक्सोट्रॉपिक फीडर का एग्जांपल याद रखना है यूग्लिना। उसके बाद डेट्रियस फीडर क्या होता है? जो कि डेट्रियस फूड को कंज्यूम करते हैं, डिक्टेटिंग ऑर्गेनिज्म को फूड करते हैं। उसके बाद कोप्रोफेगस क्या होता है? इसमें 2 चरण में डाइजेशन की क्रिया होती है, एक चरण में डाइजेशन क्रिया समाप्त नहीं होती है, जैसे कि रेबिट। तो इसके बाद है फीडिंग हैबिटेट पे इतना देखें। उसके नेक्स्ट है आगे कि डाइजेशन का जो ये
डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारी बॉडी में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे एलिमेंट्री केनाल या गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहां से हुआ, सर्वप्रथम किस जीव में हुआ, क्या एकाएक ही हमारी ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण हुआ, क्या इससे पहले किसी जीव में हुआ था, तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको हम नेक्स्ट देख रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट है कि इवोल्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इवोल्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें हम पहले एक सेल से बात करेंगे कि सबसे पहले किस जीव में इवोल्यूशन, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो सबसे पहले हम यूनिसेल्युलर की बात करते हैं, तो हम ले सकते हैं एक प्रोटोजुअन्स। एक प्रोटोजुआ लिए, तो एक प्रोटोजुआ जो लिए तो ये यूनिसेल्युलर था। क्या था? यूनिसेल्युलर। प्रोटोजुआ यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर। तो प्रोटोजुआ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो इंट्रासेल्युलर था। डाइजेशन का जो सेल्युलर था उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का विकास नहीं हुआ था, उसमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता था। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। और फूड का डाइजेशन जो होता था फूड वैक्यूल में होता था। कहां पे? फूड वैक्यूल में। तो प्रोटोजुअन्स जो यूनिसेलुलर एक कोशिका था उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का डेवलप नहीं हुआ था, उसमें डाइजेशन का प्रोसेस इंट्रासेल्युलर था और उसमें फूड का डाइजेशन फूड वैक्यूल में होता था। इसके बाद जब हम मल्टीसेलुलर एनिमल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जीव था स्पंज। स्पंज मल्टीसेलुलर एनिमल था। तो स्पंज में भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन ही होता था। लेकिन फूड का डाइजेशन स्पंजोकोल या पारा गैस्ट्रिक कैविटीज में होता था। इसमें भी डाइजेशन का प्रोसेस इंट्रासेल्युलर ही था। इंट्रासेल्युलर। लेकिन डाइजेशन होता क्या था? तो पारा गैस्ट्रिक कैविटीज, जिसे स्पंजोकोल के नाम से भी जाना जाता है। स्पंजोकोल। तो यहां तक ठीक है। इसके बाद इसमें भी डाइजेशन कैसे होता था? स्पंज में इंट्रासेल्युलर, यानी कि डाइजेशन विद इन द सेल। इसके बाद का जीव है सिलिंट्रेट या टिनोफोर्स। उसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटीज था, उसमें भी डाइजेशन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटीज में होता था। और उसमें पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता था और बाद में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता था। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर और बाद में इंट्रासेलुलर। तो सिलिंट्रेट या टिनोफोर।
टिनोफोर। तो इसमें डाइजेशन कहां होता था? सिलिंट्रेट या टिनोफोर में डाइजेशन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटीज में होता था। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटीज। और इनका डाइजेशन का प्रोसेस कहां होता था? इसका प्रोसेस क्या था? इसमें पहले एक्स्ट्रा सेलुलर, उसके बाद इंट्रासेलुलर, सेलुलर, उसके बाद इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर यानी कि इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। उसके बाद जो जीव आए वो थे प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसके बाद नेक्स्ट जीव आए प्लेटीहेल्मिन्थीज। इससे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का इवोल्यूशन होने लगा। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट जीव, फर्स्ट एनिमल्स थे प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण हुआ। वो भी कंप्लीट नहीं था। प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो जीव थे उसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री केनाल बना था। फर्स्ट जीव थे जिसमें एलिमेंट्री केनाल बना, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण हुआ, लेकिन वो पूर्ण नहीं था। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण नहीं हुआ था। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री केनाल, इसमें डाइजेशन कैसे होता था? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री केनाल। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जीव में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री केनाल होते हैं। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री केनाल का अर्थ क्या होता है? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री केनाल क्या हो? जैसे एक लीवर फ्लू का एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल लीवर फ्लू। लीवर फ्लू लिए तो लीवर फ्लू का जो हम एग्जांपल लिए, इसमें जैसे ये माउथ बना, लेकिन इसका जो एलिमेंट्री केनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूर्ण नहीं है। माउथ ओपन है लेकिन एनस क्लोज है, इसमें एनस नहीं बना। तो इसको हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं माउथ प्रेजेंट बट एनस एब्सेंट। यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीव में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री केनाल पाए जाते हैं। उसके बाद तो ये फर्स्ट जीव थे प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसमें एलिमेंट्री केनाल का निर्माण हुआ। उसके बाद है, इसके बाद का जीव है एस्कलमेंथीज, जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल बना। और एस्कलमेंथीज से आगे वाले जीव में कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल बना। उसमें यानी कि 2 ओपनिंग होते थे। एलिमेंट्री केनाल के 2 ओपनिंग हुए, यानी कि माउथ भी प्रेजेंट था और एनस की क्लोका, माउथ भी प्रेजेंट और एनस भी प्रेजेंट। तो नेक्स्ट जीव कौन थे जिसमें एस्कलमेंथीज फर्स्ट जीव ऐसे थे जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल का केनाल था। एस्कलमेंथीज में ही सबसे पहले कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल बना, यानी कि इसमें 2 ओपनिंग थे। 2 ओपनिंग थे, यानी कि माउथ
माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट थे, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट थे। इसके बाद जितने भी जीव आए, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनोडर्माटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा, इसके बाद जो सारे जीव आए सब में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का इवोल्यूशन हुआ। इसके एस्कलमेंथिस के बाद वाले जीव एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैनोडर्माटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा के बाद कोर्डेटा, यानी कि एस्कलमेंथिस से कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बनना स्टार्ट हुआ और उनके बाद कोर्डेटा तक, यानी कि जितने जीव बने सब में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण हुआ। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ये था इवोल्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का जो निर्माण हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम जो निर्माण हुआ, तो वो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय से लेकर बहु कोशिकीय जीव में कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो जीव थे प्रोटोजोन्स एक कोशिकीय, उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता था, लेकिन लास्ट में देखिए कि कोर्डेटा, इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण हो चुका है। अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन।